केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अक्सर चर्चा में रहते हैं। छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई की। उनके परिवार का राजनीति से पुराना ताल्लुक रहा है। इसी के चलते उनके डीएनए में राजनीति कूट कूट कर भरी है। मध्य प्रदेश के संस्कृति संचालनालय के अन्वेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केरल के राज्यपाल राजधानी भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान वे अपने एक परिचित के निजी निवास पर कोहे फिजा पहुंचे। दूर से कठोरता के अल्फाज लिए राज्यपाल श्री खान नज़दीक से उतने ही सरल महसूस किए गए। व्यक्तित्व के धनी और सहज आरिफ मोहम्मद खान बेहद मिलनसार भी लगते हैं। उनकी बातों में उतनी मिठास जो शायद अल्फाजों में देखने को ना ही मिले, यह उनसे मिलने के बाद एहसास के रूप में बयान किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने परिवार के हर छोटे बड़े से आत्मीयता से मुलाकात की, सबको गले से लगाया। बेहद खुशमिजाज नेता की गज़ब की नॉलेज अपने में अचरज से कम नहीं। आखिर क्यों उन्हें मुसलमान विरोध का सामना करना पड़ता है? अब यह सवाल भी बड़ा है। बता दें कि एएमयू में स्टूडेंट यूनियन की राजनीति के दौरान भी आरिफ मोहम्मद खान अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। कैंपस में मुस्लिम धर्म में गुरुओं के आने पर रोक लगा देने के चलते उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था और वे उलेमाओं के निशाने तक पर आ गए थे। इसके चलते एक वर्ग ने इसका तीखा विरोध भी किया था और उस वक्त खासा हंगामा भी इस पर हुआ। हालांकि अपनी बेबाक राय के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान गुजरात दंगों के लिए भाजपा तक की आलोचना कर चुके हैं। यह बात अलग है कि इसके बाद उन्हें अक्सर अब संघ का एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। बावजूद उसके वे अपनी लंबी राजनीतिक पारी के गहरे अनुभव के चलते ढलती उम्र के आगे अपनी सलाहियत से सबको अपनाने में सफल रहते हैं। सूफी अदब, उस पर बोलने के लिए कहा गया। तो मेरा मानना ये है कि हर ऐसे तो हम मानते हैं कि मीडिवल पीरियड को जो मध्यकालीन युग है उसमें हम ये मानते हैं कि उसमें भक्ति तहरीक साउथ से दक्षिण से शुरू होकर और नॉर्थ में बहुत परवान चढ़ी और उसके असरात बहुत दूर दूर तक गए। लेकिन जो बात मैंने वहाँ कही वो ये थी कि ये भक्ति संत जो थे उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये उनके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। हिंदुस्तान की हिकमत और दानिश जिन किताबों में महफूज थी वो संस्कृत में थी। संस्कृत आम आदमी की ज़ुबान नहीं थी। तो उस भक्ति संतों का जो सबसे बड़ा योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन वो ये है कि उन्होंने संस्कृत में जो हिकमत और दानिश की बातें हैं वो उन्होंने अवाम की ज़ुबान में मुंतकिल की, कि उन्होंने वो हिकमत और दानिश हिंदुस्तान की जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तहजीब को ही कहा जाता था कि ये ज्ञान की संस्कृति है। तो उस ज्ञान को उन्होंने आम आदमी की ज़ुबान में, साउथ में उन्होंने तमिल से शुरुआत हुई, वहाँ की ज़ुबान में, और सिर्फ ये नहीं हिंदी में नहीं, भोजपुरी में, अवधी में, जो मुकामी ज़ुबानें थी उसमें बिल्कुल आम आदमी की ज़ुबानें, उसके अंदर उन्होंने उसको कर दिया। शायद उसकी एक वजह ये भी रही है जो मैंने कहा कि अपनी तहजीबें जो हैं वो परवान जो चढ़ती हैं या ज़ुबानें जो परवान चढ़ती हैं वो हुकूमत का रोल उसमें बड़ा बहुत ही छोटा सा रोल होता है। जब तक वो अवाम के बीच में उसको मकबूलियत न मिले और कबूल न हो,
ना ज़ुबान तरक्की कर सकती है और ना कोई कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं ना वो अपने लिए घर बना सकते। भारत की संस्कृति के बारे में क्या कहेंगे, जो आजकल माहौल चल रहा है, जिस तरह का भारत में इस टाइम भारत की संस्कृति अगर भारत में की संस्कृति ख़त्म नहीं हुई, जब बाहर से हमले हुए और हमलावरों की हुकूमतें कायम हुई, तो भारत के अपने लोग अपनी संस्कृति को ख़त्म कर लेंगे क्या? ये संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे कोई पहले ख़त्म कर पाया है ना आज ख़त्म कर पाएगा। यहाँ पे इस संस्कृति का बुनियादी फ़र्क समझिए, जो हम लोग कोई दुनिया में 2 स्ट्रीम हैं जिनसे कल्चर्स बिल्डअप हुए, एक सेमिटिक स्ट्रीम है और एक इंडियन स्ट्रीम। इंडियन स्ट्रीम में इसका तसव्वुर ही नहीं है कि यही एक सिर्फ सही रास्ता है। यहाँ मंजिल की बात की गई है, रास्ता कोई भी हो वो उसी मंजिल को पहुँचता है। ये हिंदुस्तानी संस्कृति की खास बात। यहाँ एक घर में आप देखिए 2 भाई हैं, एक शिव जी के मंदिर जाता है, एक हनुमान जी के मंदिर जाता है, कोई किसी को काफिर नहीं कहता। एक बहन पीर के दिन मंडे को व्रत रखती है, एक सैटरडे को रखती है, वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती। इनकी रिवायत ये नहीं है कि यहाँ हाथ बांधे तो काफिर और यहाँ हाथ छोड़ दिए तो काफिर। 2024 जैसे से करीब मुल्क की संस्कृति कभी ख़त्म नहीं हो सकती। 2024 जैसे करीब आता है, इस पे ये इंसिस्टेंस ही नहीं है कि मेरा रास्ता सही है। यहाँ कह रहे हैं सबका रास्ता सही है, मंजिल एक है, रास्ते हजारों होता है। 2024 एक लोगों का एक वो बना हुआ है कि जैसे जैसे जो 2024 आ रहा है उसी तरह से जिस तरह की संस्कृति की अभी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, और आपसी द्वेष जो है पीछे छूट रहा है। ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है, मौला अली का एक कौल, अन्नास आदाओ मा जहील, जिस चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं हैं उसके दुश्मन बन जाते हैं। मैं एक ही टेस्ट कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ना मुझे 2024 से मतलब। मैं जिस जगह पे हूँ मेरी कोई मर्यादा है, मैं उसमें नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, और मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि इस मुल्क में पिछले कई सालों में बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं लागू की गई। मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई एक केस है जहाँ कोई ये कह सके कि मैं फलां कम्युनिटी से हूँ इसलिए मुझे उसके फ़ायदे से महरूम किया गया? तो फिर क्या फिर कौन सी चीज़ बोली गई संस्कृति के खिलाफ? ये सिर्फ हमारे मफरूज़ात हैं, हमारे अपने प्रेजुडिस हैं, और ये प्रेजुडिस मैं आपसे बहुत माफ़ी से कह रहा हूँ। 47 से पहले यही सारी बातें कांग्रेस के लिए कही जाती थी। मौलाना आज़ाद को 8 साल तक कहा गया कि हिंदू कांग्रेस का मुसलमान राष्ट्रपति, हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, हमारी तहजीब ख़त्म हो जाएगी, हमारे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ। मुल्क का बंटवारा होने के बाद क्या हुआ? जो नया मुल्क बनाया वो 25 साल में बट गया, और जो बचा कुचा है वो आगे 5 साल में देख लीजिएगा। दुनिया में ध्यान रखिए, मज़हब, दीन, घर, तू बराए वसल करद नाम दी, ने बराए फसल करद नाम दी। तुम्हें मज़हब का मकसद है, दीन का मकसद है लोगों को नज़दीक लाना, एक दूसरे से जोड़ना। जो लोग लोगों को किस नाम पे भी तोड़ेंगे, और मैं अकेले में ये मैंने मौलाना रूमी को तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं हैरत में रह गया कि अभी मैंने अभी आपको कहा कि मैं तो मेरी जो जानी बची कुरान की आयत तो है, लेकिन अभी इतना मतलब बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक आयत पढ़ी, मैं तो दंग रह गया कि ये तो एक तरह से पेशन गोई है। का कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, आप कहिए कि मैं तो सिर्फ तुम्हें उस अजाब की आग से आगाह करने के लिए आया हूँ। बेशक सही। कमा अंजलना अलल मुख्तसिमीन, जो अजाब उन पर नाजिल हुआ है जो लोगों को बांटते हैं। उनसे बचाया जाए। इंसान को बनी नौ इंसान
दुनिया में किसी रंग का इंसान हो, किसी जाति का हो, कोई भी हो, इंसान इंसान है। उसको के ऊपर जुल्म करना या उसको दबाना या उसको अपने से कमतर समझना मेरे नज़दीक मानने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप किसी को अपने से कम समझें। आप बहुत क्लियर मैसेज देते हैं, कुरान की भी आप बातें करते हैं, आयत की बातें करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि भारत का मुसलमान, जहाँ तक हिंदू और मुसलमान को छोड़ दें, अगर पार्टी वाइज ही बढ़ गया है तो वह कई बार आपको मुसलमान आप पे भरोसा नहीं कर पाता। वो क्यों ऐसा होता है? मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको भाजपा में बांट देता है। मैं तो 86 में तो भाजपा थी भी नहीं, 2 MP थे, तो मैंने तब स्टैंड लिया था। तो तब तो मैं कांग्रेस की प्लेटफॉर्म से बोल रहा था, मान ली थी मेरी बात। अभी मैंने आपको बताया कि 1947 आज जो चीज़ें कही जा रही हैं 1947 से पहले वही चीज़ें कांग्रेस के लिए कही जाती थी। दरिया भी नहीं बदला, किश्ती भी नहीं बदली,